असेंबली टूटे या ना टूटे, लोगों के दिल टूटे हुए हैं वो और इमरान खान के साथ हैं। जब भी इलेक्शन हो वो इमरान खान को वोट पास करेंगे और थोड़े दिन की आर्जी सी हुकूमत और इज्जत के लिए जीना है या ओहदे के लिए जीना है, सियासत के लिए जीना है या अपने कारोबार के लिए और अपने केसों के लिए जीना है, ये आप फैसला करें। वोट 186 पूरे कर रहे हैं और 186 के लिए अगर मुनारफ होता है कोई रुकन तो वोट तो काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। दूसरी तरफ आप एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो असेंबली का इजलास चल रहा है और गवर्नर को उसके लिए स्पेशल इजलास आइन के आर्टिकल 130 के तहत बुलाना पड़ता है, वो इजलास बुलाया नहीं जा सकता, तो एतमाद वाली बात भी कोई नहीं है। यानी आईनी और कानूनी तौर पर अगर देखें तो इनके पास हल कोई नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है और अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा और ज्यादा दिन ये कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इमरान खान को इल्जाम है क्या गिरफ्तार करने के लिए, ये उल्टे सीधे मर्च लेकिन इमरान खान के ऊपर करते हैं कीचड़ उछालते हैं, ये इमरान खान के ऊपर चिपकती नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और प्रोग्राम का आगाज करेंगे जनाब बड़ी खबर से। इमरान खान ने जो आज एक ट्वीट किया हुकूमत के खिलाफ, उसमें उन्होंने एक बार फिर हुकूमती कारकर्दगी को एक्सपोज कर दिया। मईशत के बारे में उन्होंने लिखा कि मईशत को इस हुकूमत ने बिल्कुल नीचे बिठा दिया है और इनकी पूरी तवज्जो, बल्कि दहशतगर्दी 50% बढ़ चुकी है और इनकी पूरी की पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ NRO 2 पर मरकूज है। और इस वक्त जो हुकूमती हलकों में सरगर्मियां चल रही हैं, वफाकी हुकूमती हलकों में, वो हैं जनाब परवेज़ इलाही के बयान के बाद एक हलचल मच चुकी है। परवेज़ इलाही ने जो बयान दिया था उससे एक उम्मीद की किरण हुकूमत के लिए पैदा हुई कि शायद वो असेंबलियों की तहलील को रोक सकते हैं और शायद परवेज़ इलाही इमरान खान का कैंप छोड़कर उनकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन उस बयान के फौरी बाद मोनिस इलाही पहुंचे जमान पार्क और इमरान खान को उन्होंने वजाहत पेश की कि परवेज़ इलाही के बयान का क्या कॉन्टेक्स्ट था। ये सूरत हाल आज पैदा हो चुकी है और अब तमाम अहम रहनुमाओं की मुलाकातें इस वक्त शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी बार बार चौधरी शुजात से रब्ता कर रहे हैं। उन्हें टास्क दिया गया है कि किसी तरह असेंबलियों के टूटने को रोका जा सके। अब सूरत हाल आगे क्या बनती है, इस पर प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून है, मुल्क के नामवर माहिर कानून। उसामा गाजी, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये इस वक्त सियासी तौर पर तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा आगाज में कुछ कानूनी नुकात पर बात कर लेते हैं। कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद हैं? फिर जरा परवेज़ इलाही साहब के बयान पर भी आते हैं। कोई ऐसा नुक्ता है कि हुकूमत इन असेंबलियों को टूटने से बचा सके? बड़ा मुश्किल है। कानूनी तौर पर देखें तो बड़ी सिंपल सी बात है, तहरीके अदम एतमाद ये ला नहीं सकते। अच्छा, ले भी आए तो वोट 186 पूरे कर रहे हैं और 186 के लिए अगर मुनारफ होता है कोई रुकन, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, तो वोट तो काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। दूसरी तरफ आप एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो असेंबली का इजलास चल रहा है और गवर्नर को उसके लिए स्पेशल इजलास आइन के आर्टिकल 130 के तहत बुलाना पड़ता है, वो इजलास बुलाया नहीं जा सकता, तो एतमाद वाली बात भी कोई नहीं है। यानी आईनी और कानूनी तौर पर अगर देखें तो इनके पास हल कोई नहीं है। या क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर यानी ये तरीके एतमाद मिलाकर लेके आते हैं, फाइल करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उनके अरकान, जो पार्लिमानी पार्टी है, वो बैठकर फैसला करती है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को अपना गिराने का फैसला करेगी। चलिए, अगर कर लिया तो उससे क्या होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला चली जाएगी और नए फिर इंतखाबात होंगे और नए इंतखाबात के लिए उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे कि पता नहीं चौधरी परवेज़ इलाही को बनाते हैं या नहीं बनाते। और चौधरी परवेज़ इलाही अगर दूसरी तरफ चले जाते हैं फिर एतमाद के हवाले से जब मामला आएंगे, यानी ये कोई इतना यानी गुत्थी ये सुलझने वाली नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो है कि ये अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान एक PDM की सारी ये सूरत तो बड़ी दिलचस्प हो सकती है। अगर परवेज़ इलाही साहब उस तरफ चले भी जाएं तो फिर अदम एतमाद लाई किसके खिलाफ जाएगी? अगर नंबर्स पूरे भी कर लिए जाएं फिर तो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ लाई जाएगी। देखिए, बड़ी मजेदार बात है ना, यानी यहाँ तो चौधरी परवेज़ इलाही क्या इस्तीफा देंगे? सवाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही के कॉन्टेक्स्ट में अगर दूसरी तरफ जाना है और ये असेंबलियां तहलील नहीं करते हैं तो इमरान खान साहब के पास तो ऑप्शन बड़ी वाज़ेह तौर पर है और वो तो असेंबलियों से सारे इस्तीफा दे देंगे। जब वो असेंबलियों से सारे इस्तीफा दे देंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही का कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा? वो तो बात खत्म हो गई है। असेंबलियों में एतमाद की फजा तो खत्म हो गई है। तो जितने वोट थे, यानी 196 के करीब अगर ये वोट 90 के करीब वोट लेकर बैठे हुए थे तो उसमें से 180 वोट तो चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पीछे रह के 10 वोट वाला वजीर आला कैसे रह सकता है?
तो उसका तरीकाकार ये होगा, फिर वो कोशिश करेंगे उसमें कि वो इजलास, अब इजलास अगर प्रोवोक कर रहा है तो वजीर आला जो स्पीकर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और स्पीकर उस वक्त तक स्पीकर रहता है जब तक स्पीकर नहीं आता। अगर वो इस्तीफे दे भी दे तो स्पीकर के फराइज स्पीकर या इंजाम देगा, और उस सूरत में क्या होगा, चले फर्ज करें कोई इजलास प्रोवोक कर देते हैं, वो इजलास नया समन करते हैं, तो नए में फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो ये इतनी गुत्थी, इतनी आसान नहीं है। और इमरान खान साहब ने जिस मामले को, इमरान खान ने बड़े विजडम का मुजाहरा किया, वो आम आदमी को समझ नहीं आ रही है। देखिए वो चाहते तो असेंबली एक ही दिन में तहलील कर सकते थे, जरूरत थी इतना वेट करने की। उन्होंने इतना जो टाइम दिया, इसके पीछे विजडम किया है। विजडम समझिएगा उन्हें, आ जाए जिसने आना है, तरीका तो मैं तो वहां नहीं ले आया। अगर चौधरी परवेज लाई साइड पे जाना चाहते हैं, आ जाए सामने, जो कोई भी किरदार है वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। और वो 23 वाले फैसले से इमरान खान साहब, मैं नहीं समझता साहब, आप कहने के ज़ाहिर इमरान खान के इस फैसले के पीछे बहुत विजडम नजर आ। उसामा की तरफ में जाता हूं। उसामा, आप क्या समझते हैं, परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया उसके पीछे भी कोई विजडम या इंटेंशन थी, या वो उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में उनके मुंह से निकल गया, या कैलकुलेटेड उन्होंने बात की और उन्हें अंदाजा था कि अगले 24 से 48 घंटों में क्या सियासी हलचल मच जाएगी? बहुत सोच समझ कर उन्होंने की, लेकिन जो विजडम है वो विजडम है जिसके तहत वो आज तक सियासत करते आए हैं, जो 40-50 साल से उनकी सियासत है। तो जहां से फोन करके या जहां से फोन सुन के, जहां से मुलाकातें करके वो सियासत करते हैं, वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब अरबाब लगता यह है कि फाइनली पाकिस्तान में अब अवाम की सियासत जो करेगा वही आगे बढ़ सकता है। बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अब तो देहात में भी ये जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, इसकी पेनिट्रेशन है। अब ये नहीं हो सकता कि आप चंद मीडिया हाउसेस को पकड़कर और मीडिया मैनेज करके आप एक बयानिया बना लें। आप देखें कि अभी जिस तरह अजहर सिद्दीक साहब ने बड़ा जबरदस्त केस हाई कोर्ट में लेकर गए, और वहां पर अब हुक्म ही आया है हाई कोर्ट का, और आसिम नबी साहब जस्टिस साहब बड़े जबरदस्त जज हैं कि तमाम तोशाखाना की जो भी तफसीलात है वो सामने लाई जाए, कोई सीक्रेट वगैरह कहाँ से आ गया। और बुनियादी नुकता ये है कि जी आप कैसे कह रहे हैं कि अगर तो उसने डिक्लेयर करना है जिसने ले लिया तोहफा, तो सीक्रेट कैसे हो गया। अब विफाकी हुकूमत कह रही थी नहीं जी सीक्रेट है कि ना करें। तो बात यह है कि अब वो जमाने गए, आपने तोशाखाना का इमरान खान पर केस बनाया, आज यहाँ मैदान में। इसी तरह से अब अवामी फैसले होंगे। तो जब पीछे से प्रेशर आता है तो परवेज इलाही साहब उस तरफ डंडी मार देते हैं। फिर जब मुनिस इलाही साहब जाते हैं और देखते हैं कि अब्बा जान ये अब अवाम का प्रेशर इतना है, हमारी सियासत अब उस तरह नहीं चल रही जिस तरह 50-60 में चल गई, वो खूंटी से तो वहां बंधे हुए हैं। लेकिन उसके बाद आकर फिर ये भी देखते हैं तो वो दोनों कश्तियों के सवार होने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से मजे हो, ना उधर नाराज हो। यहाँ पर इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है। तहरीक इंसाफ से अगर हटे तो बचना कुछ नहीं है। पीडीएम का क्या हाल है, 13 जमातें तो पहले वहां पर इकट्ठी हैं, काफ लीग के भी कुछ लोग वहां पर हैं, क्या कर लिया आज तक। तो अब इसलिए उनको मसला है, तो इसलिए वो कंफ्यूज है और उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। उन्होंने अब सबको खुश भी रखना है, लेकिन इमरान खान का साथ छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद उनकी सियासत खत्म हो जानी है। तो मखबत का शिकार है। चलें उसामा जरा आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, क्योंकि सदर मुमलिकत से मुलाकात की अभी शेख रशीद साहब ने, और मुलाकात के फौरी बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शेख साहब क्या गुफ्तगू रही आरिफ अलवी साहब से, और आपने कहा कि वो सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल प्ले उन्हें करना चाहिए, वो क्या रोल इस वक्त प्ले करें इन हालात में? देखें जी, इनको समझाएं, मुल्क बैठ रहा है, मुल्क में खाना जंगी है, कहत है, कौमी सलामती का मसला है, सियासी इस्तेकाम जो है और माशी इस्तेकाम वो कौमी सलामती की जमानत है। और मुल्क जो है वो लोग अपनी जिंदगी से तंग आ रहे हैं, तो इनका क्या एजेंडा है ये गवर्नमेंट बताए ना। 8 महीने में इन्होंने क्या डिलीवर किया, क्या काम किया है इन्होंने, और ये क्यों मुसल्लत रहना चाहते हैं, इलेक्शन की तरफ लेके जाना है मुल्क को। और अगर हालात नहीं बदलेंगे और हालात का हमने बेहतर तरीके पे तज्जिया नहीं किया तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तो शेख साहब अब ये 23 तारीख को जो असेंबली तहलील का ऐलान है, तो ये 5 रोज की खान साहब ने मोहलत दी, और देखें पहले ही दिन कितनी हलचल मच गई है। परवेज इलाही साहब के बयान पर आपका क्या रद्द अमल है, जो गुफ्तगू उन्होंने की? मैं अभी नहीं करना चाहता, उन्होंने कल मेरा 2-3 दफा नाम लिया है, मैं 23 के बाद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ये कहे कि शेख रशीद ने ऐसी बात की। मैं सब कुछ समझता हूँ, बाखबर हूँ, रावलपिंडी में रहता हूँ और पिछले 55 साल से सियासत में हूँ। म्यूनसिपल काउंसलर से लेके 16 दफा वजीर बना हूँ, अल्लाह का मोहताज हूँ। और अभी मैं 23 तारीख तक कोई तबसरा नहीं करूंगा। 23 तक जो है ना कटी कटा निकल आएगा तो फिर बात करें। तो शेख साहब ये तो सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है पीटीआई काफली के साथ, दोनों पार्टीज का बयानिया अलग-अलग है, कैसे चल सकेंगे? सीट एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है? कल के जो ख्यालात हैं
परवेज इलाही साहब के उसके बाद? क्यों नहीं हो सकती जी, उनको ज्यादा अकोमोडेट करें। नून लीग की सीटें भी तो खाली हो रही है ना, वो भी देखें, सीट एडजस्टमेंट करें। और सीट एडजस्टमेंट जो है वो जरूरी है। और ये 5 दिन बड़े अहम हैं और 23 के बाद मैं एक्टिव हूँगा। सब ये जो परवेज इलाही साहब के ख्यालात हैं, क्या खान साहब उन ख्यालात के साथ चलते रहेंगे इस पार्टी को लेकर आगे? देखें, अभी तो शहर बसा नहीं ना, पहले तो शहर बसने की बुनियाद तो रखे ना। अभी तो इलेक्शन से लोग फरारी हैं और 13 पार्टियां जो हैं वो खुश हो चुकी हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान का रास्ता रोके, इलेक्शन का रास्ता रोके। उनका एक ही रास्ता है कि इमरान खान को नाहल करें, इलेक्शन खत्म करें। उन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की, नाकाम हुए। अब हमारे पास जो फैसला हुआ है कि 23 तारीख को असेंबलियां टूटनी है, तो उसमें अगर मुस्लिम लीग काफ को ज्यादा भी सीटें देनी पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है। वोट में, इलेक्शन में, ये इलेक्शन तो इमरान खान का है। कल अगर कोई हादसा, हालात, वाकयात या कोई सियासी बड़ा फड्डा पड़ जाता है तो उसका मैं नहीं कुछ कह सकता। 23 के बाद मैं एक्टिव की ध्यान दूं। और शेख साहब, आपसे पहले कुछ वज़रा ने भी सदर मुमलिकत से मुलाकातें की, इसहाक डार बार बार मिल रहे हैं। आपसे गुफ्तगू में सदर साहब ने क्या किन ख्यालात का इजहार किया? इन हालात पर वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल है अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकला। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। वो इस नाकामी के साथ, वो तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। वो तो चाहती है कि 30 को जो इलेक्शन बल्दियाती हो रहे हैं वो भी ना हो। तो नेशनल इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है। वो कोई फड्डा करने के मूड में है, वो कोई शरारत करने के मूड में है, वो बड़ी रुकावट डालने के मूड में है। तो इसलिए मैं अपना फैसला तज्जिए और तबसरे और वाकयात पे वो 23 दिसंबर तक मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि मेरी वजह से मसला। अच्छा, और शेख साहब, आज एक बार फिर चौधरी शुजात साहब मरकज़ी निगाह बन गए। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सब उनसे अब ये गारंटी लेना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि असेंबलियों को तोड़ने से किसी तरह बचाएं। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तो चौधरी शुजात साहब किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? असेंबलियां टूटती हैं फिर तो 90 दिन की बाउंडिंग होगी इलेक्शन करवाने की। देखें, चौधरी शुजात जो है वो मिटा हुआ आदमी है और मैं उसको उनको बहुत अरसे से जानता हूँ। लेकिन एक बात माने ना कि जिस इमरान खान को इन्होंने दीवार के साथ लगाया था, इमरान खान ने इन सब लोगों को दीवार के साथ लगा दिया, बल्कि वो दीवार उन पे गिर गई है। अच्छा। ये सारे कहते थे, आप क्लिप दिखाएं ना, आप मेरा इंटरव्यू की बात सुने, आप क्लिप दिखाएं, कहते थे 2 असेंबलियां तोड़े, हम फौरी इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। वो तोड़ रहे हैं जी, अब आप इलेक्शन की तरफ आए, असल बात की तरफ आए ना। बिल्कुल। और ये क्लिप्स बिल्कुल तवातर के साथ शेख साहब अपने न्यूज बुलेटिन में दिखा भी रहे हैं। 24 तारीख का सूरज जब निकलेगा, 24 दिसंबर का, तो केपी और पंजाब की असेंबलियां तहलील शुदा होंगी, साबिक हो चुकी होंगी आपकी नजर में? देखें, असेंबली टूटे या ना टूटे, लोगों के दिल टूटे हुए हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जब भी इलेक्शन हो वो इमरान खान को वोट पास करेंगे और थोड़े दिन की आर्जी सी हुकूमत और इज्जत के लिए जीना है या ओहदे के लिए जीना है, सियासत के लिए जीना है या अपने कारोबार के लिए और अपने केसों के लिए जीना है, ये आप फैसला करें। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबरा। तो अजहर सिद्दीक साहब, शेख साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि असेंबलियां टूटने जा रही हैं, लेकिन देखें आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा कि असेंबलियां टूटे या ना टूटे, लोगों के दिल टूट चुके और वो इमरान खान के साथ हैं। तो अभी भी कोई इबाम बाकी है? इन 4-5 दिनों में कोई काया पलट हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, एक बात तो बड़ी बात है, पाकिस्तानी सियासत में जिसको कह रहे थे कि वो कोई रोल नहीं है उसका, इमरान खान हैज प्रूवन हिमसेल्फ कि वो मैटर कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में मैटर कर रहा है इस वक्त इमरान खान। और इतने बड़े आराम के साथ, वो बड़े तहम्मुल के साथ, आपने कोई जल्दबाजी देख रहे हो सारे मामले में? मैं देख रहा हूँ असेंबलियां 23 तारीख को सूबाई असेंबलियां तहलील होते हुए, और ये फर्ज करें अगर तहरीक अदम एतमाद सिर्फ नाम के लिए आ गई तो 7 दिन आगे करना ना, यानी फर्ज करें ये बचाने के लिए, टाइम गेन करने के लिए क्या करेंगे, तहरीक अदम एतमाद 22 को पेश कर देंगे। जब वो पेश हो जाएगी फिर असेंबली तहलील नहीं हो सकती है, तो उतने दिन के लिए, उतने दिन तक एडजर्न हो जाएगी। और उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, और स्पीकर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, 4 दिन से पहले नहीं हो सकती। यानी फर्ज करें 23 को आ जाती है, 23, 24, 25, 26, 4 दिन के लिए तो तहरीक है, लेकिन 5वें दिन में फिक्स की जा सकती है। यानी 4 से 7 दिनों के अंदर तहरीक अदम एतमाद पे आकर वोटिंग करा ले और वो नाकाम हो जाएंगे। और जिस दिन नाकाम हुए उसी लम्हे जो है
वो असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी और 90 दिन के अंदर आगे इलेक्शन हो रहे हैं। और वो लिखे मैं लॉजिक मैंने आपके सामने रखी थी और ये लॉजिक इमरान खान साहब को बड़ी वसाहत के साथ समझ आ गई और बाकियों भी समझ आ गया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। 90 दिन में अगर आगे आ जाने हैं अपने रोजों में इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन के अंदर की बात बता रहा हूं आपको, और उन्होंने मुहर्रम में नहीं कराने इलेक्शन, फिर आ जाएगा मई और जून में बजट पेश होना है, तब इलेक्शन नहीं होने, आप चले जाएंगे जुलाई में, तो आगे जुलाई के बाद 12 अगस्त को तो असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं। तो वो कोशिश, और दूसरी जो बड़ी बात है कि इनका इरादा ये है कि इसको एडजर्न किया जाए, ऐसे हालात बनाए जाए। एक और साजिश चल रही है साथ कि अगस्त में फर्ज ऐसे हालात पैदा किए जाए मुल्क में इमरजेंसी की पोजीशन है कि इमरजेंसी की पोजीशन ऐसी कोई नहीं है, लेकिन असेंबली आइन के आर्टिकल 234 के तहत 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है उस और वो अपना नेशनल असेंबली के पास इख्तियार मौजूद है। तो इमरान खान साहब तो कैलकुलेटेड मूव ये सारी चीजें सामने रखकर, और उसने सब एक आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त अकेला इमरान खान इस तरफ खड़ा है तारीख के सही तरफ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ परवेज लाई को भी देख ले तो वो भी अगर उनके साथ मिल जाए। अजहर साहब एक सवाल और मुख्तसर आप जवाब दीजिएगा, फिर उसामा की तरफ में जाऊंगा जरा। अब जब ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, चूंकि सबको इसका यकीन है, खान साहब करने भी जा रहे हैं, उसके बाद जब हुकूमत ही पीटीआई की खत्म हो जाएंगी 2 सूबों में, तो खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा नहीं बढ़ जाएगा आपकी नजर में? इतने सारे केसेस जो उन पर दर्ज हो रहे हैं, फिर तो बहुत आसान होगा हुकूमत के लिए। देखिए मैं बताऊं आपको, क्या पंजाब हुकूमत को रोक सकी है? मुझे कोई बता दे। पंजाब हुकूमत पर्चा तो दर्ज नहीं करा सकी। पंजाब हुकूमत के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था, कोई उन्होंने किसी भी सियासी जमात के अगेंस्ट एंटी करप्शन के मुकदमे दर्ज करके पकड़ लिया, कोई और मुकदमे दर्ज करके पकड़ लिया। दूसरी तरफ देखा जाए उन्होंने वो तो हुकूमत होते हुए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इमरान खान को 20-25 के करीब फौजदारी पर्चे हैं, अपना इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं तो इसमें कोई नई चीज ऐसी नहीं देख रहा, लेकिन इमरान खान साहब के लिए देखिए उनके लिए क्या मसाइल अब क्या होना है। यहाँ जो बड़ी मजेदार बात है, ये फर्ज करे 23 को तहलील, चले 23 को नहीं होती, 27 को तहलील हो जाती है, आगे केयर टेकर सेटअप आना है। तो आइन का आर्टिकल अपने आप उठाकर देख लें 224, उसके लिए आपको केयर टेकर सेटअप बनाना है, वजीर आला बनाना है। वजीर आला जाने वाला वजीर आला जो वजीर आला होगा और अपोजिशन लीडर ने मिलकर बनाना है, दोनों ने इकट्ठे बैठ, अगर फर्ज करें इनका कंसेंसस नहीं होता तो कमेटी बनेगी। अपना सूबाई असेंबलियों के लिए 6 मेंबर कमेटी बनती है, नेशनल असेंबली के लिए 8 बनती है, आर्टिकल 224A के अंदर दिया हुआ है। और वो अपना 2 नाम जाते हैं उनके पास, और 2 नाम में से नाम वो तो फाइनल करते हैं अगले 3 दिनों के अंदर, यानी 2 दिन आगे और 3 दिन ये बाद में। अगर फिर भी कंसेंसस नहीं होता है तो फिर ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने फिर 2 दिनों के अंदर करना है। तो प्रोसेस आइन ने ऐसा दे दिया हुआ है, हर एक को बांध के रख दिया हुआ है, और यही तो परेशानी है। यानी अब जो वो वोट और जो पैसे खरीदने वाला काम है ना, ये तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर दरवाजे बंद कर दिया आर्टिकल 63 की लैंडमार्क जजमेंट देने के बाद। मैं इसमें कानूनी इबाम कोई नहीं देख रहा। ठीक है, चलें, आपकी नजर में इसमें कोई कानूनी इबाम नहीं है। अब जरा सियासी जो इस वक्त तबसरा है वो उसामा से ले लेते हैं इस पर। उसामा, यही सवाल आपके लिए कि फिर खान साहब की गिरफ्तारी कितनी आसान हो जाएगी हुकूमत के लिए, चूंकि मुकदमात दर्ज करने का मकसद तो ये ना कि इमरान खान साहब को इस मंजर से आउट कर दिया जाए, और असेंबलियों की तहलील के बाद तो उनके लिए मौका मिल जाएगा। प्लान तो ये है, लेकिन बात ये है कि जितने इनके प्लान्स थे वो सब उल्टे पड़े हैं। चाहे आप ये रजीम चेंज का मामला देख लें, चाहे इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा देख लें, हत्ता कि इमरान खान पर कातिलाना हमला तक हो चुका है। तो क्या उसके बाद इमरान खान सब घर बैठ गए? जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इमरान खान पर मजहबी कार्ड का भी इस्तेमाल हुआ, उसके बाद क्या इमरान खान डर गए? तो गिरफ्तारी के बाद तो इमरान खान साहब और मकबूल होंगे। ये जो 25-30 केसेस बनाए हैं आज तक, क्या कर लिया? ममनुआ फंडिंग का केस बनाया, क्या हो गया? आप देखिए पंजाब में उनको हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने घेरने की कोशिश की कि ये हम जीत जाएंगे, यहाँ से लीड थोड़ी है, वो भी उनको उल्टा पड़ा। तोशाखाना केस बनाया, वो भी उल्टा पड़ रहा है, जिसका मैंने शुरू में हवाला दिया। इसी तरह से ये गिरफ्तारी का भी शौक पूरा करके देख लें, वो भी उल्टी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ये फिर और ज्यादा यकीन आएगा कि इमरान खान सच्चा है और ये झूठे हैं। ये जिस काम के लिए आए थे, ये सिर्फ इंतकाम के लिए आए थे। ये अपने मुखालिफिन को, और खास तौर पर मुखालिफिन में सिर्फ इमरान खान है, बाकी सारे तो इकट्ठे हैं, उनको दबाने के लिए, उन पर झूठे केसेस बनाने के लिए आजम स्वाति को देखें आप, शहबाज गिल को देखें आप, साफियों को देखें आप, समी इब्राहिम से लेके जमील फारूकी, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ साहब की तो शहादत हो गई। दीगर इतने लोग हैं, अयाज मीर साहब पर तशद्दुद हुआ, चौधरी साहब जो सीनियर है, गुलाम हुसैन साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये तो और एक्सपोज होंगे, फाशिस्ट जो इनकी गवर्नमेंट है वो नजर आएगी और अनपॉपुलरिटी इनकी और बढ़ेगी। तो ये इमरान खान को नाहल या गिरफ्तार करके भी देख लें, और फिर उसके बाद क्या होगा?
पहले ही उनके टीम में बाबर अवान साहब सीनियर वकील वो बता चुके हैं कि सदर के पास इख्तियारात हैं, वो किसी के भी जो भी सजा हो वो खत्म कर सकते हैं। अभी माजी में अगर देख लें, जरदारी साहब ने ये काम किया था, रहमान मलिक साहब की सजा खत्म की थी। तो अब बात यह है कि एक गलती के बाद ये उस गलती पर कायम रहने के लिए 10 गलतियां कर चुके हैं, अभी इन्होंने और गलतियां करनी है। ये तो बड़े दिमाग समझे जाते थे ना कि तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, इमरान खान बैठ जाएगा, तो वो तो जनाब एक अकेला इन 13 पर भारी। अभी इलेक्शंस देख लें, 75% उन्होंने जीते हैं। आप कोई पोल करवा कर देख लें, माशी तौर पर कहते हैं जी इसको तो सियासत नहीं आती, मईशत तबाह। आज आप देख लें 8 महीने में क्या किया है। अभी आप किसी एक मईशतदान को एक हमारे मईशतदान जो कह रहा हो जी सागदार जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वो कह रहे हैं ये तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद। यहाँ पढ़ लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल से इस मौजूदा सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए बोल न्यूज़। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और 23 दिसंबर को पीटीआई ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया है और इमरान खान के इस ऐलान के बाद अब किसी के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो आपको अंदर की खबर देते हैं कि अब आखिर प्लान बी किसके पास है। नवंबर का हलचल और हेजान से भरपूर महीना गुजरने के बाद दिसंबर में सियासी बहरान अपने उरूज पर है। इमरान खान ने आखिरकार 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ने की हतमी तारीख दे दी है और इसके साथ ही बहुत ही नाजुक शाख पर बराजमान मौजूदा निजाम एक बार फिर हिचकोलों की जद में आ गया है। अब देखना यह है कि इस अल्टीमेटम के नताइज क्या होंगे। क्या पीटीआई को आम इंतखाबात की तारीख मिल जाएगी या फिर असेंबलियों की तहलील को रोकने की सरतोड़ कोशिश कामयाब हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता फिलहाल बहुत ही कम इम्कान है इस बात का कि हुकूमत फौरी इंतखाबात पर राजी हो जाए, क्योंकि फौरी इंतखाब में उनको अपने लिए कोई चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान और पीडीएम किसी के पास भी प्लान बी मौजूद नहीं है। यानी अगर असेंबलियां तहलील नहीं होती तो इमरान खान को इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और दूसरी तरफ पीडीएम के पास भी कोई प्लान बी नहीं है, वो भी आईनी नुक्ता नजर से बंधे हुए हैं। अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो इमरान खान के रास्ते में रुकावट डालने की सूरत में वो सिर्फ चंद दिन ही ज़ाय कर सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान को रोक नहीं सकते। और अगर वो इमरान खान को रोकने की कोशिश करते हैं तो इससे अवाम को वाज़ेह हो जाएगा कि वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते बल्कि भाग रहे हैं। ये उनकी कमजोरी का पता भी दे रहा है और ये वजह भी बन सकता है उनकी कमजोरी को एक्सपोज करने की। इस वक्त अगर कोई शख्स है जिसके पास प्लान बी मौजूद है तो वो है परवेज इलाही। उनके पास प्लान ए तो है कि वो इमरान खान के साथ चलें, असेंबलियां तहलील करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, नई हुकूमत बनाएं। और अगर उनके प्लान बी की बात करें तो वो चाहें तो इमरान खान का साथ छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल करके और फिर वो मजीद 7-8 महीने पंजाब के वजीर आला रहें। और इस वक्त तमाम नजरें परवेज इलाही पर ही हैं। परवेज इलाही प्लान ए इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लान बी इस्तेमाल करते हैं, ये देखना होगा। अब अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो वो 2 सूबाई असेंबलियां इंतखाबात में चली जाएंगी और अगर असेंबलियां तहलील नहीं होती तो इसका मतलब होगा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इन तमाम मंजरनामों की जो हमने बात की है इसमें मुस्तकबिल में भी कहीं कोई सियासी इस्तेहकाम की सूरत नजर नहीं आ रही। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए लग रहा है कि 2022 की तरह 2023 में भी सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा और सियासी इस्तेहकाम महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। अब इस वक्त जो पूरी सियासी सूरत हाल है, परवेज इलाही पर सबकी नजरें हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान पर ही गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर इमरान इस्माइल साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इमरान साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या परवेज इलाही पार्टी बदलने वाले हैं, आपकी साइड से दूसरी तरफ जाने वाले हैं? कल जो उन्होंने बयान दिया उस पर क्या रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? उनकी अपनी राय है, वो समझते हैं कि बाजवा साहब ने उनके ऊपर कुछ एहसानात किए हैं, वो जानते होंगे क्या एहसान किए हैं। और पीटीआई का अपना एक नुक्ता नज़र है बाजवा साहब के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है परवेज इलाही साहब का, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जो ज़बान उन्होंने दी है उसका वो पास रखेंगे और इंशाल्लाह 23 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करने का। मोनिस इलाही फौरन आए, खान साहब को उन्होंने वजाहत दी। क्या वजाहत दी? परवेज इलाही का कॉन्टेक्स्ट तो सबको वाज़ेह था, सबको पता है उन्होंने क्या बात कही है। इस जो उनका बयान था उसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई थी, तो मोनिस इलाही ने खान साहब से मुलाकात करके उन्हें दोबारा इस बात का यकीन दिलाया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये सीट जो है इमरान खान की अमानत है और जिस तरह इमरान खान कहेंगे आखिरी फैसला इमरान खान का है। उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है, वो राय रख सकते हैं कि 2 महीने बाद इसको वो करें, डिसॉल्व करें या फौरी करें, या बाजवा साहब के बारे में अपनी राय वो रख सकते हैं, उनको आके अपनी राय रखने का।
सही है। लेकिन तो इमरान साहब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इमरान साहब बताएं कि अभी तो 3-4 रोज हैं असेंबलियों की तहलील में, इस दौरान क्या खान साहब परवेज इलाही को बुला सकते हैं? कोई 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है? क्या वजाहत ले सकते हैं वो कि जी किस तरह का बयान कल दिया है? कोई खतरा नहीं है। खान साहब को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है कि बच्चों का खेल नहीं है खान साहब को गिरफ्तार करना। इस वक्त इमरान खान पूरे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। कोई सा सर्वे उठा लें, कोई देख लें, आप जलसा देख लें, रैली देख लें, कोई इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, तो इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। और अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो उससे इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा और ज़्यादा दिन ये कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इमरान खान को इल्ज़ाम है क्या गिरफ्तार करने के लिए? ये उल्टे सीधे जो मडस्लिंग इमरान खान के ऊपर करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, ठीक है, ये इमरान खान के ऊपर चिपकती नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपके सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद थे। और जनाब कराची टेस्ट की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान अब ये समझें कि शिकस्त के दहाने पर पहुंच चुका है। 167 रन का हदफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने रखा और इंग्लैंड की टीम बड़ी शानदार खेल रही है और तकरीबन 64-65 रन इस वक्त इंग्लैंड ने सिर्फ 7 ओवर्स के खेल में बना लिए हैं। तो अब सिर्फ 100 मजीद रन इंग्लैंड को चाहिए मैच जीतने के लिए, 10 विकेटें उसकी बाकी हैं। तो पाकिस्तान ये सीरीज वाइट वॉश का उसको सामना करना पड़ेगा। किस तरफ पाकिस्तान की ये टीम जा रही है, क्या इसकी शिकस्त की वजूहत नहीं? सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये पहले हम पहला टेस्ट हारे, फिर दूसरा टेस्ट कराची में उम्मीद थी कि विकेट थोड़ी बेहतर होगी, शायद पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ी सपोर्ट मिले, बैटिंग भी अच्छी कर सकें, लेकिन यहाँ भी नतीजा वही है। वजूहत क्या है इसकी नसीम साहब? देखिए वजूहत क्या, जब आपकी टेस्ट टीम के फास्ट बॉलर आपको फहीम अशरफ और वसीम जूनियर दिखाई दे रहे होंगे तो वहां आपको अपनी क्रिकेट का अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमारी क्रिकेट इस वक्त कहां पर है। हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ या नसीम शाह अनफिट है, वो लॉन्गर वर्जन में खेलते कितना है। शाहीन शाह अफरीदी तो फिर कोई मैचेस खेल लेते हैं, अगर ये अनफिट ज्यादा हो जाते हैं इस टेस्ट क्रिकेट की वजह से तो आइंदा साल वर्ल्ड कप कौन खेलेगा? पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इतने सवालात जुड़ गए इस सीरीज के बाद, जिस तरीके से इंग्लैंड ने एक्सपोज किया पाकिस्तान को, दोनों मरतबा पाकिस्तान के पास मौका था मैच जीतने का भी, वो के उन्होंने अपनी मर्जी से रिटायर डिक्लेयर की थी पहले टेस्ट में भी इनिंग, लेकिन पाकिस्तान को मौका था। लेकिन वो जो एक बहादुरी वाला माइंडसेट इंग्लैंड ने पूरी सीरीज में रखा, जिस तरह इस वक्त भी वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और व्हाइट वॉश, तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान का व्हाइट वॉश, यहाँ मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच भी देखा था कि जब अंधेरा हो गया था, नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान कभी नहीं हारा था और इंग्लैंड के खिलाफ ही उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज एक तारीख रकम हो रही है, लेकिन ये तारीख, इस तारीख से हम सीख क्या रहे हैं? सवाल ये दिखाई देता है कि मोहम्मद रिजवान के 13 इनिंग हो गई हैं उनकी, अगर इस टेस्ट मैच को मिला लेते हैं तो फिर कोई 21-22 की एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं। मकसद है कि ये टीम क्या चंद खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है, चंद खिलाड़ियों की टीम होकर रह गई है। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीजों को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत दिखाई देती है। आपकी टेस्ट क्रिकेट का ये हाल दिखाई देता है। सऊद शकील खड़े रहे कई मरतबा, उन्होंने जो है वो बचाने की कोशिश की। फवाद आलम 1-1.5 सीरीज के बाद बाहर हो जाते हैं। हमारा थिंक टैंक सोचे तो सही के फैसले हो कहाँ पे रहे और कैसे फैसले हो रहे हैं, बाकी तो छोड़ दें आप। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लेते तो फिर हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और ये जो इंग्लैंड हमें यहाँ शिकस्त देके जा रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। नसीम साहब, ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त मुश्किल दौर है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे और हमारे मैनेजमेंट के इस वक्त इशूज हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी वो एक मुश्किल दौर था, वो दौर हमने गुजार लिया। लेकिन अब जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की है तो ये स्टेडियम में लोग मैचेस देखने आएंगे कि अपने मुल्क में मैचेस तो हो रहे हैं लेकिन टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर है। देखिए, ये कौम अपनी टीम से बहुत मोहब्बत करती है, तो क्रिकेट हमारे लिए एक डिफरेंट चीज है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। तो लोग तो शायद आ रहे होंगे, वो अपने बाबर आजम से और रिजवान से और अपने तमाम स्टार से बहुत मोहब्बत करते हैं, जरूर आते हैं। लेकिन ये मोहब्बत कब तक जारी रहेगी? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान इसी बुज़दिली के साथ, इसी अंदाज से, इस ब्रांड की क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देगा तो फिर कौन आएगा? देखिए ना, आपकी सिलेक्शन के हवाले से इतने सारे सवालात दिखाई देते हैं। आप 7 बैट्समैनों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, आप इन कंडीशन में भी आप जो है वो सिर्फ 4 बॉलर के साथ मैदान में जा रहे हैं। तो किस माइंडसेट के साथ या किस माइंडसेट की क्रिकेट हम खेल रहे हैं और हमारी क्रिकेट इस वक्त कहाँ पे आ गई है, एक बहुत सच्चाई से देखने की जरूरत दिखाई देती है। आगा सलमान से अगर परफॉर्म नहीं हुआ था, उनको कंटिन्यू करते गए, उनको साथ रखा हुआ है, नहीं रखा तो आप सरफराज क्यों नहीं खेले इस मैच के अंदर? मकसद है ये टीम 16-17 खिलाड़ियों के गिर्द या 15-16 खिलाड़ियों के गिर्द नहीं होनी चाहिए। सही। और सिलेक्शन के हवाले से बहुत सोच समझ के फैसले करना होंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बहुत सारे कमेटी पर और उसकी परफॉर्मेंस पर भी उठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। कराची टेस्ट में पाकिस्तान का हाल बुरा है, लेकिन इस वक्त अर्जेंटीना में जश्न मनाया जा रहा है, चूंकि गुज़िश्ता रात अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से पेनल्टी किक्स पर फाइनल हराकर तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम कर लिया। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अख्तर मोहिउद्दीन साहब पाकिस्तान के फुटबॉल कोच हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? फाइनल बहुत ही सनसनीखेज हुआ। एक मौके पर लग रहा था फ्रांस जीत सकता है, इजाफी वक्त में उसने बर्तरी भी हासिल कर ली थी, लेकिन फिर अर्जेंटीना ने उसको बराबर कर दिया। तो बिल्कुल एक पलड़ा ऊपर नीचे हो रहा था दोनों तरफ से, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा यहाँ पे कि जब अर्जेंटीना पहला मैच आ रहा है अपने सऊदी अरब से, तो मैंने उसी वक्त कहा कि ये अर्जेंटीना इस मतलब इस वर्ल्ड कप का जो टाइटल है, इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगी मेसी उठा के। और ये बिल्कुल ऐसी हुआ। उसका रीज़न ये था कि जो अर्जेंटीना के जो बाकी जो प्लेयर थे, उनका जो पेस था, उनका जो एक जो कंबाइन एज अ कोहेजन वो खेलते थे उनकी टीम, तो मुझे लगता था कि ये जो है उसके बाद उनके मैचेस जो हैं पोलैंड से हुआ, इवन मैक्सिको से हुआ, इनको जीत के ये फिर प्री क्वार्टर में, फिर क्वार्टर में, फिर सेमीफाइनल में, तो यहाँ तक काफ़ी जो एक्सपर्ट थे वर्ल्ड के, उन लोगों ने बोला कि ये जो वर्ल्ड कप है ये फिर फ्रांस के नाम होगा। लेकिन मैंने वहीं वो बात कर दी थी कि ये अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी अर्जेंटीना में, जो आप देख रहे हैं कि अर्जेंटीना ने इवन जो है उसने हॉलैंड के खिलाफ भी जो है वो 2-0 से अप था, और फिर जाके लास्ट मोमेंट पे वो उससे वो मैच ड्रा हुआ, फिर पेनल्टी किक्स पे ये जाके वो मैच अर्जेंटीना ने विन किया। सेम ये सिचुएशन थी, क्योंकि जो अर्जेंटीना के जो खिलाड़ियों की जो पेस है, वो पेस जो है उसका एक जो है डिसएडवांटेज ये है कि जब आप 90 मिनट के लास्ट जो है 10-15 मिनट, वहाँ पे वो थोड़ा सा मेंटल और फिजिकल जो है अपना जो है वो डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि ये फास्ट ट्विच फाइबर जो है। अख्तर साहब, हम देखते हैं कि जब भी ये फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है, पाकिस्तान में भी फुटबॉल का वो शौक शुरू हो जाता है, लेकिन वो वक्ती होता है। ये वर्ल्ड कप खत्म होता है, फिर लोग फुटबॉल को भूल जाते हैं। तो ये फुटबॉल का शौक खत्म होने की वजूहात क्या हैं? आप ज़ाहिर फुटबॉल के कोच हैं, आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मुस्तकबिल कैसा है पाकिस्तान में फुटबॉल का? मैं ये देखूं कि मुस्तकबिल माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा अच्छा होगा। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त अगर आप कंपैरिजन विद पाकिस्तान के जो क्रिकेट है, इस वक्त इवन हमारे इंटरनेशनल यहाँ पे मैच भी हो रहे हैं, जो हम ऑलरेडी उसके साथ खेल रहे हैं, अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं। लेकिन अब भी देखें कि यहाँ पे अगर हमारे कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो बलूचिस्तान है, इवन आपका जो कराची है, लियारी साइड है, इवन आपका KPK, वहाँ पे आपका क्राउड आपके क्रिकेट से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें नो डाउट तो हमारा तो ये है कि हमारा क्राउड भी है फुटबॉल में, इवन हमारे प्लेयर्स भी जो हैं वो भी ज़्यादा जो है इस वक्त फुटबॉल इस वर्ल्ड कप से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो गए हैं। आगे आने वाले जो है इनके जो भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस मरतबा के और इवन जो ठीक है, चलें, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल फुटबॉल के मैदान में खासा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया तीन साहब, फुटबॉल कोच, गुफ्तगू करने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।